IFRS 9 की रिवीजन करें 5 से 7 मिनट। पेज 408 से शुरू करें जी, पेज 408 से शुरू करें। आज टाइम नहीं है, असल हमने टेक्स्ट की दूसरी क्लास भी लेनी है। पेज 408। अच्छा मोहतरम, IFRS 9 में जो बेसिक थीम है वो ये है कि एक बंदे की किताबों में फाइनेंशियल एसेट आ रहा होता है और दूसरे की किताबों में फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी आ रही होती है। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट। दूसरे की किताबों में फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी। अच्छा, इसमें भी आपको पता है हमने जो मेन चीजें पढ़ी थी वो बस नीचे वाली 4 ही थी। आज ना जरा अल्फाज सुनते जाइएगा जो मैं बोल रहा हूं, ताकि आपको जरा चीजें हेल्प आउट करें। इनको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, इसे कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इसे कहते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर? बड़ा मान था आप लोगों पे कि आप रोजाना आया करेंगे, लेकिन आप लोग घर बैठ के आज लेक्चर ले रहे हैं, अफसोस हो रहा है। आपसे नहीं कह रहा। इनको कहते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, इसे कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, इसे कहते हैं डेट इन्वेस्टमेंट्स। इधर डिविडेंड मिलता है और इधर इंटरेस्ट मिलता है। इसे कहते हैं इक्विटी इशू करना, शेयर इशू करना, और इसे कहते हैं डिबेंचर इशू करना, डिबेंचर इशू करना। भाईजान देख लेनी, नहीं आपको नहीं कह रहा, इनको कहना। फाइनेंशियल एसेट वो होता है, कैश खुद भी फाइनेंशियल एसेट है, किसी और के शेयर खरीदना भी फाइनेंशियल एसेट है, या पैसे लेने का राइट भी फाइनेंशियल एसेट है। एक और लफ्ज अगर पेपर में खुदा ना खास्ता आ गया, फेवरेबल का लफ्ज, बस कोई फेवरेबल चीज हो वो भी फाइनेंशियल एसेट है। ये फाइनल की चीज है, लेकिन फेवरेबल का लफ्ज जरा हाईलाइट कर लें। और दूसरी तरफ अनफेवरेबल। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी टू डिलीवर कैश या राइट टू रिसीव कैश? लायबिलिटी टू डिलीवर कैश। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? बचा कुचा इंटरेस्ट, बचा कुचा जो भी है वो इक्विटी ओनर्स का है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? एक बंदे की किताबों में एसेट आ रहा होता है और दूसरे की किताबों में या लायबिलिटी या इक्विटी। अच्छा, आपसे एक बात कर दूं ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में, जरा गौर से सुनिएगा। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ऐसा ही है। और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स हैं, ऐसा ही है। अब मेरे सवाल का जवाब देना आपने। ये तो हमेशा P&L में एक्सपेंस होंगी, हमेशा। लेकिन अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और FVTPL है तो ये भी एक्सपेंस होंगी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है और FVTOCI है तो ये कैपिटलाइज होंगी। आई होप आपको एक बड़ी मजे की बात समझ आई होगी। जो चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट ही नहीं है ना, वो तो वैसे एक्सपेंसेस में जानी है। अब अगर एक चीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो देखना है मॉडल कौन सा है। मैंने मॉडल में सारे मॉडल्स दिए हैं या सिर्फ एक मिसाल दे दी है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स? मैंने सारे मॉडल्स दिए हैं या सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बाय करने की मिसाल दी है? मैंने डिवेंचर बाय करने की मिसाल नहीं दी, वरना मैं 3 लाइनें बनाता। ठीक है, तो मैंने एक मिसाल दे दी। तो क्या जो चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है वो P&L में हमेशा जाएंगी? यस, यस। क्या जो चीजें ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं वो P&L में हमेशा जाएंगी? मे बी, मे नॉट। समझ आई बात की? तो पहले डिसाइड होना जरूरी है ट्रांजैक्शन कॉस्ट है भी या नहीं। जब डिसाइड हो जाए ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो कभी कभी वो भी P&L में चली जाती है, अगर मॉडल कौन सा हो? FVTPL। और FVTPL आपको पता है जितने मॉडल FVTPL के हैं वो सारे मेरे ख्याल से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कहां फेंकते हैं? एक्सपेंस में फेंकते हैं। ओके,
ये शेयर्स थे। अच्छा, पहली हमारी डिस्कशन है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, फाइनेंशियल एसेट्स, दोज कंप्राइज ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी, किसी और के मैंने शेयर्स खरीद लिए, और डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी। ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एन अदर एंटिटी पेज नंबर 411 पे, और ये वाले जो हैं 412, 13 और 414। अभी हमारी डिस्कशन सिर्फ किस पे है? फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स पे। फाइनेंशियल एसेट्स आर टू टाइप्स, मे बी शेयर्स, मे बी डिवेंचर्स ऑफ एन अदर एंटिटी। एम्प्लॉय को उधार दिया, वो भी फाइनेंशियल एसेट है, राइट टू रिसीव कैश। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये फिक्र आपने ना गौर से पढ़ने हैं घर जाके, पढ़ाई भी है मैंने आपको। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो आपने शायद फील किया इस चैप्टर के ये वाले जो सफ़े हैं ना 4-5, ये अगर अच्छी तरह आपको आते हैं तो सवालों में बस फिर आपने एडजस्टमेंट को गौर से पढ़ना ही होता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए शेयर खरीदे हैं तो एफईटीपीएल में डाल दें, अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे हैं तो आपके पास बाय डिफॉल्ट एफईटीपीएल की ऑप्शन है। कोई ऐसा तो नहीं बैठा हो जिसने एमसीक्यू की डिस्कशन मिस की हो? एमसीक्यू की डिस्कशन भाई प्लीज ले लें, बड़े अच्छी थी और बड़ा फायदा हुआ था कल सबको, ठीक है। तो एमसीक्यू की डिस्कशन कल कौन सा लेक्चर था? लेक्चर 99 के बाद लेनी है, लेक्चर 99 के बाद लेनी है। मैं ऑनलाइन वालों को बता रहा हूँ, मैंने लेक्चर 99 के नीचे रखा हुआ है, गलती से 1-2 घंटे के लिए ऊपर रखा हुआ था। लेक्चर 99 के बाद डिस्कशन लेनी है आपने एमसीक्यूज की। अच्छा, अगर शेयर्स एफईटीपीएल, अगर आप लोगों ने फिजिकल वालों ने नहीं ली कोई मसला नहीं, आज जाकर डिस्कशन ले लीजिएगा। अगर शेयर्स शॉर्ट टर्म के लिए तो एफईटीपीएल पे जाएंगे, अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो डिफॉल्ट क्लासिफिकेशन कौन सी है? इसको इलेक्टिव भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव भी कहते हैं। एक ऑल्टरनेटिव रास्ता अवेलेबल है एफईटीओसीआई, लेकिन फिर आप एक वादा करेंगे एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन दैट इट इज इररिवोकेबल। आप जब आप इधर आ जाएंगे तो हर सब्सिक्वेंट डेट पे किस पे रखेंगे? हर सब्सिक्वेंट डेट पे किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू पे। और गेन कहां लेके जाएंगे? ओसीआई में। ये मुझे रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, अगर ये मैंने रिवाइज कराना तो मैं तौबा कर रहा हूं, ये मैं रिवाइज नहीं कराना। नोट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स विल नेवर अपीयर एट, ये लाइन मैंने आपको इसलिए नहीं पढ़ाई हुई थी कि नीचे अमोर्टाइज कॉस्ट हमें पता ही नहीं था होता क्या है। तो अमोर्टाइज कॉस्ट में तो इफेक्टिव और कूपन रेट होता है ना, तो शेयर्स में तो डिविडेंड होता है, तो इफेक्टिव कूपन का चक्कर ही नहीं। तो दीज विल नेवर अपीयर एट अमोर्टाइज कॉस्ट बिकॉज दे डू नॉट पास कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। इससे प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं आना, बल्कि ये तो शेयर्स हैं, डिविडेंड आना है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं आ सकती। अगर ट्रेडिंग के लिए है तो एफईटीपीएल मैंडेटरी है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो वी कैन मेक एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन टू मेजर एट एफईटीओसीआई, अदरवाइज इट विल बी केप्ट एट एफईटीपीएल। अच्छा, कल मैं आप लोगों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, तो मैं कुछ इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद हमें संडे को नहीं आना चाहिए, संडे को हम ऑफ करते हैं, लेकिन सैटरडे को फुल फ्लेज वही 2 घंटे वाली क्लास हम रखेंगे, ठीक है। और सैटरडे को रखेंगे, संडे को नहीं आएंगे, या संडे को आ जाएं? नहीं, सैटरडे को रखें। फिर जो अगला संडे है 31 वाला, सिर्फ वो ऑन कर लेंगे, और ताकि 3 से 4 तारीख तक आप फ्री हो जाएं, क्योंकि 5 से आगे आपके पेपर हैं। आपको 1 महीना मिल जाए, बल्कि 31 अगस्त तो 1 दिन और भी आपको मिल जाएगा, तो आपको ताकि 1 महीना मिल जाए। मेरी पूरी कोशिश है 4 तारीख तक आपको फ्री कर दिया जाए। ओके, इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इसमें अगर कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो रहा है, यानी आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने और होल्ड टिल मैच्योरिटी है, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें। अगर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने, यानी कैश फ्लोज में आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाने, भाईजान सुने बातें, और होल्ड टिल मैच्योरिटी और मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें, सॉरी एफईटीओसीआई पे रखें, एफईटीओसीआई मॉडल पे रखें। और अगर आपने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कमाना है लेकिन बेचने के लिए रखे हुए हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाना है, आप बस इसको एफईटीपीएल पे रखें। और अगर आप खुद ही मुंह से कहते हैं मैंने प्रिंसिपल इंटरेस्ट कमाना ही नहीं, मैं तो ये वाला टेस्ट मेरा फेल हो गया है, तो फिर आपने प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं कमाना, फिर आप किस मॉडल में आ जाएं? एफईटीपीएल। What are the conditions for keeping at amortized cost model? याद रखिएगा, amortized cost, और ये तीनों मॉडल्स हैं,
इन मॉडल्स में फॉल करने के लिए ये दो टेस्ट हैं, ये मॉडल्स हैं 3, इन मॉडल्स में फॉल करने के लिए ये दो क्या हैं, टेस्ट हैं, या कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है और साथ बिजनेस मॉडल टेस्ट है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स को अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, यानी डेट, इफेक्टिव रेट, कूपन रेट और बैलेंस का कॉलम, अगर आपने अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना है, ये 4 कॉलम डालने हैं, तो 2 शराइत पूरी कर दें। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में सिर्फ आप रिसीव करें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, और अगर आपने सिर्फ 2 चीजें कैश फ्लोज में 2 चीजें रिसीव करने का वादा करें, नंबर 1 प्रिंसिपल एंड नंबर 2 इंटरेस्ट, और बिजनेस मॉडल टेस्ट के अंदर जो है वो आप होल टिल मैच्योरिटी का वादा करें, तो फिर आप इन दोनों वादों को अगर पूरा कर दें तो आप शेयर्स किस पे रख दें, डिबेंचर्स किस पे रख दें, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पे, क्योंकि कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट आपका पास हो गया। लेकिन बिजनेस मॉडल टेस्ट जरूरी नहीं होल्ड टू कलेक्ट हो सकता है बिजनेस मॉडल होल्ड टू कलेक्ट होल्ड टिल मैच्योरिटी हो, ऐसा भी हो सकता है होल्ड टिल मैच्योरिटी हो और मे सेल इफ अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर आप किसके ऊपर रखें, एफईटीओसीए पे, डन। और अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं है तो फिर किस पे रख लें, एफईटीपीएल पे। अगली बात एक है, वो एक्सेप्शन सी है, अजीब सी बात है, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट के दोनों टेस्ट पास हो रहे हैं और आप कहते हैं मैंने रखना भी मैच्योरिटी तक है और मैं सिर्फ प्रिंसिपल इंटरेस्ट लूंगा, एक आना और नहीं लूंगा, लेकिन आपको एफईटीपीएल मॉडल पसंद है, या आप अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना चाहते हैं। असल ये बात है, आप अकाउंटिंग मिसमैच ये होता है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपने एफईटीपीएल पे रखी हुई हैं, तो फिर ये भी किस पे रख लें, एफईटीपीएल पे। एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट, इफ ये दोनों स्टार इनके साथ लगे हुए हैं, इफ इट रिड्यूसेस और एलिमिनेट अकाउंटिंग मिसमैच का एक और नाम रिकॉग्निशन इनकंसिस्टेंसी, यानी लाइबिलिटीज आप किसी और पे रखी हो अमोर्टाइज कॉस्ट पे और ये एफईटीपीएल पे रखी हो, तो ये मैचिंग है या मिसमैचिंग है। अगर आप मिसमैचिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो एट इनिशियल रिकॉग्निशन यू कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट एफईटीपीएल। व्हाट डज इट मीन, कि अब आप एफईटीपीएल में आ गए तो दोबारा वापस नहीं जा सकेंगे। क्लियर। तो उधर इलेक्टिव मॉडल था कौन सा वाला, ओसीआई। आप उधर, इधर आप एफईटीपीएल में जा सकते हैं कब, अगर आपने अकाउंटिंग मिसमैच रिमूव करना हो। तो ऐसी सूरत में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट पे भी रख सकते हैं, एफईटीपीएल पे भी जा सकते हैं, चॉइस अवेलेबल है। ओके यार, ये मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी, इसमें माजरत तीसरी और चौथी आपको मुझे देनी नहीं चाहिए थी क्योंकि वो पढ़ के समझ नहीं आई होगी, तो पहली और दूसरी मैंने पढ़ता हूँ पहले। ये तीसरी और चौथी आई कि आपने अपनी किताब में डाली हुई है, ये मैं समझा देता हूँ कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी दफ़ा किताब में डाली है। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स मेड फॉर 10 years टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कौन सा टेस्ट पास हो गया, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, which includes 2 things. Number 1, principal and interest. Intention is to hold till maturity. Business लिखा करें, बिजनेस मॉडल टेस्ट पास हो गया तो किस पे रख दें, अमोर्टाइज कॉस्ट पे। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं तो फिर आप खाली अमोर्टाइज कॉस्ट ना बताइएगा। पेपर में अगर कोई थ्योरी का सवाल आ जाए तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि एक ऑप्शन ये भी अवेलेबल है कि इनिशियली हम किस पे रख लें, एफईटीपीएल। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स इज मेड फॉर 10 years टू कलेक्ट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कौन सा टेस्ट पास हो गया, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट। द एंटिटी मे सेल इट इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी राइज। ये बिजनेस मॉडल टेस्ट है। बिजनेस मॉडल टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिजनेस मॉडल टेस्ट होल्ड टिल मैच्योरिटी है। बिजनेस मॉडल टेस्ट का मतलब है एक और भी तो बिजनेस मॉडल हो सकता है ना, नियत मेरी है मे सेल और मे होल्ड टिल मैच्योरिटी। आप बताएं ये किस पे रखेंगे, एफईटीओसीए पे रखेंगे। लेकिन इधर भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप शुरू से किस पे रख लें, एफईटीपीएल पे। अच्छा, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ना 3 हो सकती हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और ऑयल प्राइसेस की चेंज। कई दफा आप किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऊपर नीचे जारी होती हैं, तो आप उसे कहते हैं कि इसको ऑयल प्राइस से लिंक कर दो।
और ऑयल प्राइस से, बड़ी टेक्निकल बातें हैं, हमारे सिलेबस की नहीं है, ऑयल प्राइसेस से लिंक कर दो, तो वो लोग ऑयल प्राइसेस से लिंक करके आपको कोई डिफरेंशियल अगर हो ना वो पे करते रहते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स डूबे ना। तो ऐसी अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए ना तो ये भी आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं। एक चीज कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखवाई जा सकती, वो चीज की फेयर वैल्यू है, वो फेयर वैल्यू है, वो अदर देन ऑयल प्राइस कोई चीज है, वो चीज नहीं लिखवाई जा सकती कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज 3 हो सकती हैं। स्टैंडर्ड कहते हैं सिर्फ 2 चीजें अगर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो में लिखी हुई हैं तो आपने अमोर्टाइज कॉस्ट और एफईटी ओसीआई डालना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरी कैश फ्लो आपने एग्री कर ली तो फिर भाईजान ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मेरी नजर में इतनी बुरी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है कि फिर आपकी चाहे होल्ड करना हो चाहे होल्ड और मे सेल हो, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जैसे ही आपने मिलावट की बीच में तो फौरन मैं आपको मना कर दूंगा कि अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल यूज करना बंद कर दो। क्यों? इसलिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो स्टैंडर्ड की नजर में सिर्फ 2 डाली जा सकती हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल एंड नंबर 2 नथिंग। ये नहीं लिखा हुआ एंड एनी अदर। तो अगर खुदा ना खास्ता कॉन्ट्रैक्ट में कोई तीसरी कैश फ्लो डल गई तो आपका कौन सा टेस्ट फेल हो जाएगा? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कैन ओनली बी 2, नंबर 1। बट इफ यू एग्री इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ थर्ड कैश फ्लो तो फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ही फेल हो गया, फिर बिजनेस मॉडल भाड़ में गया। चाहे होल्ड टिल मैच्योरिटी हो, आप अमोर्टाइज कॉस्ट फॉलो नहीं कर सकते। अब इसकी जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी मैंने बेहतर करानी है। मैं आईकेप की किताब में देख रहा था, इसकी इंग्लिश जिस तरह लिखी हुई है ना उस तरह मैं आपको करवाने लगा हूं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज मेड फॉर 10 years एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर नंबर 1 प्रिंसिपल, नंबर 2 इंटरेस्ट एंड नंबर 3 आईकेप ने ये लफ्ज लिखा हुआ अपनी किताब में, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज आर प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड चेंज इन ऑयल प्राइसेस। आप इसकी नियत भी ना पूछें कौन सा टेस्ट फेल हो गया, आप मजबूरन इसको किस पे रखें, आप एफईटीपीएल पे। और अगली मुझे पढ़ने दें, फिर मैं आपको नोट करने का टाइम देता हूं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर इज मेड फॉर 10 years, यही लाइन इधर भी डल जाएगी। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इंक्लूड नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 चेंज इन। और भाईजान भाड़ में जाए अगली टाइम, द एंटिटी में सेल, इसको छोड़ें। कौन सा टेस्ट फेल हो गया? कैश फ्लोज कितनी होनी चाहिए थी? सिर्फ 2, और आपने एग्रीमेंट में कितनी लिखवा ली हैं? 3। तो इसका मतलब है आपका कैश फ्लो वाला टेस्ट फारिग हो गया। यू आर बाउंड टू रिकॉर्ड इट एट एफईटीपीएल। आपने इसको एफईटीपीएल, हाँ नहीं, बस आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट लेने हैं आपने। जब भी कोई तीसरी चीज मिलावट करके बीच में डाली, कॉन्ट्रैक्ट में डलवा दी, तो फिर फारग हो जाएगा आपका। तो फिर तो बचेगा ही नहीं ना। फिर तो देखे ना, ये वाला टेस्ट पास ही नहीं हो रहा, फिर तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ही नहीं ना। फिर आपने ऑयल प्राइसेस चेंज भी डाल दिया तो ये टेस्ट फेल हो गया। तो फेल हो गया तो किधर आ जाएंगे? एफईटीपीएल पे आएंगे। मेरा नहीं ख्याल ये टेस्ट होने का, जहां से पता नहीं उसने क्या सीए फाइनल की किताब से उठा के इस साल डाला है, पिछले साल किताब में नहीं थी ये लाइन। ऐसी अजीब सी लाइन है, लेकिन ये इंग्लिश सही कर लें दोनों जगह, ईयर्स के आगे एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज इंक्लूड फलां फलां फलां। और अब इसमें मैं आपको ये बताऊं तो ये तो मुझे भी बताते हुए शर्म सी आती है। छोटा सा हिंट सुन लें। इसका मेन सवाल कौन सा किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 23 किया था। नहीं, 23 तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का था यार, ये फाइनेंशियल एसेट का तो 23 नहीं था, 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 16 इसका मेन सवाल किया था। इसमें तीनों कैटेगरीज की थी। अमोर्टाइज कास्ट वाले में डेट, इफेक्टिव, कूपन और बैलेंस डाला था। इसमें डेट, इफेक्टिव, कूपन, बैलेंस, फेयर वैल्यू, एज ऑन और फॉर द ईयर। और इसमें टी अकाउंट बनाया था, इसमें टी अकाउंट बनाया था, याद आ रहा है? ओके। इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस में डाला था, इन दोनों में इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट मैंने बोल दिया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। इंटरेस्ट कूपन रेट पे किसमें निकाला था? एफईटीपीएल। नहीं, एफईटीपीएल में इंटरेस्ट पीएनएल में जो जाना था वो कूपन रेट में किसमें निकाला था सिर्फ,
और उधर जो P&L में जाना था इफेक्टिव रेट। ये बातें ना अभी थोड़ी सी आपको थोड़ी सी हैवी महसूस हो रही हैं जब मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब सवाल आप खोलेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन 16, तो अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप उन चीज़ों को करते रहेंगे तो बड़ी ईजी महसूस होती हैं, एकदम सारी चीज़ें आ गई हैं ना, तो इसलिए शायद कुछ डेटर्स की मेजरमेंट IFRS 15 में देखेंगे, उसमें कुछ डिटेल है। फेस वैल्यू का एक और नाम पार वैल्यू, पार वैल्यू का एक और नाम नॉमिनल वैल्यू का एक और नाम, इट इज अ वैल्यू अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। परचेज प्राइस का एक और नाम, कोई नाम नहीं। इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज्ड एज फेस वैल्यू और प्रीमियम और डिस्काउंट। रिडेम्पशन वैल्यू, इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू और प्रीमियम और इफेक्टिव रेट क्या होता है, रेट एग्जैक्टली डिस्काउंट एस्टिमेटेड फ्यूचर कैश फ्लो, जो एक्सेल में हमने किया था। और एक्चुअल रेट या कूपन रेट क्या होता है, वो जो फेस के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरी मॉडल कौन सा था हमारा, फाइनेंशियल लायबिलिटी की डिफॉल्ट कैटेगरी, लोन लिया, लोन लिया, पेपर में कैसे पता चलेगा, इशूड, इशूड डिवेंचर, इशू लोन नोट्स, इशू फलां फलां फलां। लेकिन FVTPL पे रख लें अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है या क्या रिमूव करने के लिए, मिसमैच रिमूव करने के लिए। और FVTPL फिर क्या है, जब रख लिया तो फिर वापस नहीं आ सकते। शेयर्स में FVTOCI रिवोकेबल था और डिबेंचर्स में परचेज करने में FVTPL इरिवोकेबल था, और इधर भी FVTPL इरिवोकेबल है। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, आपको पता है, इशू प्राइस में से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस करनी होती है, प्लस नहीं करनी होती। लेकिन दूसरे केस में कुछ भी नहीं करनी, सीधी कहां डाल देनी है, P&L में डाल देनी है। इधर P&L में नहीं डालनी, बल्कि क्या करनी है, माइनस करनी है। इधर भी इंटरेस्ट नॉमिनल रेट पे निकलता है, मैंने आपको बताया था, इधर भी इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट पे निकलता है या नॉमिनल रेट पे, नॉमिनल रेट पे। ओके, इसके बाद रियर एंड के ऊपर गेन आए या लॉस आए, उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है कि हमारी वजह से है, ओन क्रेडिट रेटिंग की वजह से या अदर फैक्टर्स की वजह से। ओन वाला कहां डालते हैं, OCI में, और अदर फैक्टर्स वाला P&L में डालते हैं। Credit risk is a risk that one party to will cause a financial loss for another party. Own credit risk is a situation in which our company is in difficulty and we are not in a position to pay our liabilities. अच्छा, अदर एरियाज को भी हमने लिफ्ट नहीं करानी। आप कल वाला सवाल निकालें, होमवर्क वाला। कौन सा लेक्चर बनेगा कल वाले, दोनों होमवर्क वाले सवाल मैंने कराने हैं। आपका टाइम तो ज़ाया हो रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूं, अब मैंने वो दोनों सवाल करवाने हैं। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2। अदील लिमिटेड रेगुलरली इन्वेस्ट्स इन एसेट्स। तो ये इन्वेस्टमेंट एसेट्स में शायद शेयर्स हो, शायद डिवेंचर्स हो, पता नहीं क्या है। रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स, रेगुलरली इन्वेस्ट इन एसेट्स, होते शेयर खरीदता, होते डिवेंचर खरीदता हो। कल जो सफा बांटा था, एंड दोज आर मेजर्ड एट FE, और जो शेयर खरीदता है या डिवेंचर खरीदता है उनको किस पे रखता है, FVTPL पे। ऑन 2 जनवरी AL इशू डिवेंचर। हमारा सवाल कुछ हो रहा है, हमारा परचेज करने वाला नहीं है, हमारा किसके वाला है, इशू। ये 9% क्या है, कूपन रेट एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 लाख। नॉमिनल वैल्यू का मतलब फेस वैल्यू। टू फाइनेंस अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट, हमने लोन क्यों लिया है, ताकि हम डिवेंचर खरीदें या कोई एसेट खरीदें। हमने लोन इसलिए लिया ताकि हम डिवेंचर खरीदें। The management has decided to classify these debentures to be measured at fair value. तो फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडरलाइन कर लें, इशूड का मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन सा मॉडल, FVTPL, in order to avoid the mismatch. फीस पेड टू ब्रोकर इज माइनस नहीं होगी, माइनस नहीं होगी। ये FVTPL है, यहां पे माइनस नहीं होगी, यहां एक्सपेंसेस में जाएगी। The fair value of the debenture was 108. एंट्रीज करवाना शुरू करें, 1 लाख रुपए की। पहले जरा डिवेंचर का अकाउंट बना लेते हैं। भाईजान, इस डिवेंचर के अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आना। इंटरेस्ट जो भी होगा वो कूपन रेट पे रिकॉर्ड होगा। इफेक्टिव वाली कैलकुलेशन नहीं करनी, अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं है। 1 जनवरी 2000 नहीं दिया आप बस आ जाया करें आप लोग, ये काफी है। कैश डेबिट लोन क्रेडिट बोले जी, 1 लाख रुपए।
आराम से भी ये समझाया जा सकता है हमें हर दफा ये। अच्छा जी, द फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर वॉज 108 ऑन 31 दिसंबर 18। रुक जाएं, आगे ना पढ़ें। द फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर वॉज 108 ऑन 31 दिसंबर 18। कैरी डाउन 108। आप कह रहे होंगे लोन्स में भी ऐसा होता है 100 रुपए की जगह 108 वापस करने हैं? भाई कोई भी वजह बन सकती है यार, कुछ भी छोड़ें, इस बात को छोड़ें। अच्छा, अब 100 की बजाय हमारी लाइबिलिटी किस पे चली गई? 108 पे। अब 100 की बजाय हमारी लाइबिलिटी किस पे चलेगी बोले? 108 पे। अब 100 की बजाय अगर मैंने 108 वापस करना है तो ये बता दें ये खुशी की बात है या गम की बात है? गम की बात है। अब अगर ये गम की बात है तो मेरे जहन में 8 का गम आ रहा है, मेरी वजह से वाला ओसीआई में जाएगा और जो बैलेंसिंग होगा वो P&L में जाएगा। पहले मैंने कहा था सोचा करें गम आ रहा है या खुशी आ रही है, फिर सवाल आगे बढ़ा करें। कितना गम आ रहा है? 8 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, 8 से लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बढ़ने पे क्या होगा? मुझे गम होगा। 8 का गम मेरी वजह से है या मार्केट की वजह से, अभी मुझे नहीं पता। जो गम मेरी वजह से हुआ वो ओसीआई में, जो गम मार्केट की वजह से हुआ देयर वॉज नो चेंज इन ओवर क्रेडिट रेटिंग। मेरे बारे में लोगों की कोई और राय नहीं बदली। इसका मतलब है सारा रोल किसने प्ले किया? बता दें किधर जाएगा? घर में कितने लोग P&L में लेके गए थे? एक्सलेंट, P&L में ले गए थे। कितना जी? 8। चलें जी नेक्स्ट। मुझे भी अजीब अजीब सा लग रहा था लाइट। द फेयर वैल्यू ऑफ डिवेंचर वॉज 102 एट 31 दिसंबर 19। मैंने आपको कहा था कि अगली लाइन पढ़े बगैर पहले फेयर वैल्यू देखनी है, लेकिन आप लोगों ने नई बात मानी, घर में पूरी लाइन पढ़ के परेशान हो रहे थे। तो पहले ना फेयर वैल्यू ढूंढ लिया करें, फिर उसके बाद अगली लाइन पढ़ा करें। बीडी बोलें 100, सीडी जरा बताएं लाइबिलिटी क्या हो रही है? लाइबिलिटी कम होने पे हमें क्या होती है? खुशी। लाइबिलिटी कम होने पे हमें क्या होती है? खुशी। जिसमें से 4000 हमारी वजह से है, जिसमें से 4000 हमारी वजह से है, जिसमें से 4000 हमारी वजह से है। ये कहां ले जाएं? आज उसने बताया ही नहीं ये 4000 की खुशी हमारी वजह से है या 4000 का गम हमारी वजह से है। उसने नहीं बताया कि 4000 की खुशी हमारी वजह से है या 4000 का गम हमारी वजह से है। कल के सवाल के अंदर अगर आप देखें वो वाजे तौर के ऊपर जो है वो बता रहा था ब्रैकेट में कि खुशी है या गम है, ये वो फर्क है जो आपने पहचानना था, जानना था, इसको गले लगाना था। अगर आपने ये फर्क इस सवाल में नहीं पहचाना था तो आपके अंदर मसला है। कल बता रहा था ब्रैकेट में कि हमारी वजह से गेन है या लॉस है, आज नहीं बता रहा, आज नहीं बता रहा। इस वजह से मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने आपको एक हिंट दिया था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे भी नहीं याद, मुझे याद है वो, मुझे याद है वो। मैंने आपको हिंट ये दिया था कि ना टी अकाउंट में पहले देख लिया करें ओवरऑल खुशी आ रही है या गम आ रही है। ये हिंट याद है किसी को? फिर अगली लाइन पढ़ा करें। तो इसीलिए मैंने काली पट्टी लगाई थी। मैंने कहा था 6 की क्या आ रही है? खुशी। जब 6 की खुशी आ रही है तो 6 की खुशी आने की वजह से 4 के बारे में अगर साइलेंट है तो फिर 4 की भी खुशी ही होगी ना, तो फिर 4 की खुशी होगी और क्या हो सकता है, वरना बताता कि वो गम में खुशी है। तो इसलिए इस 4000 के साथ बड़ा बड़ा करके अब आप लिखें। ऑनलाइन वालों के पास तो ये सफा नहीं है क्योंकि नोट्स में था। 4000 के साथ क्या लिखेंगे? गेन है। मुझे कैसे लाऊंगा ये गेन है? मैं नहीं, मैं पहले ही पहुंच चुका हूं। इसको पहुंची हुई सरकार नहीं कहते, इसको कहते हैं 108 वाली लाइबिलिटी के कितने देने हैं? 108 के बदले 102 देने हैं। तो ये खुशी की बात है, गम की बात है? खुशी की बात है। ऑलरेडी मेरी नजर में कितनी खुशी बुक करनी है? वो कहते हैं जिसमें से 4 हमारी वजह से है, तो वो क्या होगी? वो क्या हमारी नहीं होगी, वो क्या होगी? खुशी होगी, गम होगा? वो खुशी होगी। ये असल में ट्रिकी पॉइंट था इस सवाल में कि 4000 की नेचर मिसिंग थी और कल नेचर 4000 की गिवन थी। तो ये 4000 की खुशी है, ये हमारी वजह से। इसको कहां डाल दें? अच्छा, खुशियां कहां डालनी होती हैं? जरा साइड सोच लें।
गम इधर डालने होते हैं, खुशियां इधर डालनी होती हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व कितना? 4। बाकी किधर चला जाएगा? P&L में। कितनी? 2। डन। अब 2 चीजें रहेगी, पहले साल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और हर साल इंटरेस्ट। 2 चीजें रहेगी बस, पहले साल और हर साल इंटरेस्ट। वो एंट्रीज मैं अलग से करवा देता हूं, पहले इसकी कर लें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट 100 रुपया, P&L डेबिट लोन क्रेडिट या डिवेंचर क्रेडिट। उसके बाद लोन को बाद में छोड़ दें, लोन को बाद में देख लेते हैं। फेयर वैल्यू रिजर्व इन OCI क्रेडिट, क्रेडिट P&L क्रेडिट और लोन बैलेंसिंग डेबिट, लोन बैलेंसिंग डेबिट। यार ये क्यों इसने दूसरे साल लिखा है? मैंने तो अकाउंट में खुशियां रिकॉर्ड की हैं और कहते हैं हमारी रेटिंग ड्रॉप हो गई है। ड्रॉप का लफ्ज कहां से आ गया बीच में? हमारी रेटिंग ड्रॉप हो गई है, ड्रॉप का लफ्ज परेशान ना कर दे कहीं आपको पेपर में। हमारी रेटिंग ड्रॉप हो गई है, वो तो मैंने आपको पहले कल समझाया था कि हमारी रेटिंग ड्रॉप होगी तो लोगों का हम पे एतमाद नहीं रहा, तो 108 वापस करने थे। कितने वापस करने हैं? हमारी रेटिंग ड्रॉप हुई है तो लोगों का हमारे पे एतमाद खत्म हुआ, तो हम बदनाम हो रहे हैं। बदनाम हो नहीं 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 नहीं, खुश होना अलग बात है। क्या अगर 108 की बजाय मैंने लोगों को 102 वापस करने हो तो मेरी बदनामी होगी? भाई कह रहे होगी। अच्छा ठीक है, 108 की बजाय 102 मैंने लोगों को वापस करने हो तो भरे बाजार में मेरी बदनामी होगी। इस बदनामी को कहते हैं रेटिंग ड्रॉप होना। लेकिन मेरा अभी कोई और सवाल है, P&L के एंगल से सोचें, अगर लाइबिलिटीज कम हो रही हो तो इस पे मुझे अंदर ही अंदर से, चेहरे पे तो शायद गम हो लोगों के सामने, लेकिन घर जाके मैं खुश हो रहा हूं। किस बात के ऊपर? कि 108 वालों को सिर्फ कितने देने हैं? 102 देने हैं। तो ये ड्रॉप का लफ्ज कहीं आपको ड्रॉप ना कर दे, कहीं परेशान नहीं होना आपने इंशाल्लाह। चलें जी, अब किसकी एंट्रीज रहेगी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट की। और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री सिर्फ कब किया करनी है? पहले साल। आखिरी साल बेचने पे भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री हुआ करेगी, लेकिन वो शायद हमारे सिलेबस में नहीं है। बेचना तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 2000 रुपए से। और इंटरेस्ट, अगर इस सवाल में तंग करने के लिए इफेक्टिव और मार्केट रेट दे देता, इफेक्टिव रेट भी दे देता 10%, मार्केट रेट भी दे देता 11%, हम हाँ करके हम सिर्फ कूपन रेट को ढूंढते। हमें कैसे इल्हाम होने कूपन रेट को ढूंढते? हमारे पास कोई इल्हामी ताकत नहीं है। हमें जो है वो ये बात पता है, पेज नंबर 415 पे, 415 पे हमने लिखा हुआ था नॉमिनल रेट यानी कूपन रेट यूज करना है। तो जो जो रेट यूज करनी है वो याद कर लें, और जो बकाया रेट होंगे वो इग्नोर करने होंगे पेपर। ये था जी पहला सवाल कल का होमवर्क में। दूसरा निकालें आप, पास पेपर का क्वेश्चन। 1 मिनट इधर, एक चलिए पहले वो सवाल निकाल लें। पास पेपर क्वेश्चन 3 430। अच्छा, फायदा हुआ इस होमवर्क की डिस्कशन का कुछ? ये वाला जो है, चलें ठीक है, फिर 435 भी कर लेते हैं। ये ना रॉयल फैन और होंडा आपने फील किया होगा, इन दोनों का मिक्स सवाल था, दोनों का मिक्स सवाल था। आज 1 जनवरी 2019 जन्नत इशूड डिबेंचर्स, पेज नंबर बता दें कौन सा बनेगा हमारी किताब में? जन्नत इशूड डिबेंचर्स, पेज नंबर नहीं 413 नहीं 414 रहने दिया करें। 415 इशूड डिबेंचर्स ना, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, आप दिल पे तो नहीं ले लेते ऐसी बात कोई? अच्छा, ले भी लेते हैं कभी कभी, लेकिन फिर इग्नोर कर देते हैं घर जाके। और 1 जनवरी 2019 जन्नत ने लोन लिया। जन्नत को कहां से लोन की जरूरत है? अच्छा, बहरहाल, तो आज 1 जनवरी 2019 जन्नत लिमिटेड इशूड डिवेंचर, यानी जन्नत ने लोन लिया। कौन सा पेज लगेगा? 415 लगेगा। मेहरबानी, वो बहुत बहुत आपने एहसान किया मुझे बता के। ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ईच। चलें जी, शुरू करते हैं। फेस वैल्यू 1.6 मिलियन डिवेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10
100 इज इक्वल टू ₹160 मिलियन। ये फेस वैल्यू हो गई। चलें जी आगे चलें, टाइम हो तो फिर रज के जाया हो। एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 each, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 each। क्या आपका मशवरा है, परसेंटेज दी हुई है या अमाउंट दी हुई है? तो अब 110 से मल्टीप्लाई करूं, 100 रुपए से मल्टीप्लाई करूं या 110 से? उधार 100 रुपए का मांगा था लेकिन मिला कितना, 110। तो इशू प्राइस छा गए हो बड़ी, इशू प्राइस 1.6 मिलियन शेयर्स इशू करके कितना सरमाया आया, 176। कितने लोग इस तरह प्यार प्यार से लेके चले थे सवाल को, ठीक है? कितने लोग थोड़ा सा इन लाइनों की वजह से कंफ्यूज हुए थे, थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, एक दो हाथ खड़ा कर रहे हैं। तो नॉर्मल तरीके से लेके चलें, पहले इनको ना कन्वर्ट कर लें। मैं जब भी क्लास में सवाल कराता था आपसे 3 सवाल पूछता था, फेस वैल्यू बताओ, इशू प्राइस बताओ, रिडेम्पशन प्राइस बताओ और कूपन रेट बताओ, इफेक्टिव रेट बताओ। ये सारी चीजें हम पूछते थे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लिख लेते हैं, अगर लिखनी है इसी डेटे में मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस ऑफ डिवेंचर। ये इशू करने वाले ने इनकर की है, दूसरे ने नहीं की, दूसरे की किताबों में एंट्री नहीं करनी थी। एक बार याद, ये सवाल में ट्रिकी पॉइंट था भाई, लॉयर को एक ही बंदा पैसे दे सकता है अनलेस के दोनों आपस में शेयर कर लें। सवाल बता दे, इशू करने वाले ने ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की है, मुझे कैसे पता चल रहा है? द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद इशुएंस वाज 5.5। इट मींस कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट जन्नत ने बर्दाश्त की है, 5.5 पर डिबेंचर। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की भी फिगर मिसिंग है, कोई मसला नहीं। कितने डिबेंचर? 1.6 मिलियन डिबेंचर इनटू ₹5.5, 8.8 मिलियन। अबू बकर वो या उधर से भाई ब्लैक मार्कर ला दें अच्छा सा। नेक्स्ट, द कूपन रेट इज 16% पर एनम। ओए खुशी कितों आ गई, पहले जन्नत खत्म हो जाए। ये कुछ नहीं होता ये अगस्त में शुरू हो जाता है होना, ये भी सितंबर में देखना ये फिर क्या बनेगा इसका, शायद के दिल में कहां से उतरनी है अब बात। खुशी को फारग कराएं। द अप्रॉक्सीमेट इफेक्टिव रेट पर 15% एंड एज ऑन 31 दिसंबर 2019 द डिबेंचर्स वर कोटेड इन मार्केट एट 100, 110 और 112। डिबेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मयर्ड एट बाय जन्नत। तो ये सारा डाटा मैंने खुशी का फारग कर दिया है। जन्नत ने किस पे शेयर्स को रखा है, डिबेंचर्स को रखा है? अमोर्टाइज कॉस्ट पे। पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर पेज नंबर 415। और यार तू खुशी की तरफ चला गया, अभी जन्नत नहीं खत्म हुई। पेज नंबर 415 ही चल रहा है ना यार बबलूस, ऐसा तो ना करें। अच्छा, फैसला किया हुआ है अमोर्टाइज कॉस्ट या एफईटीपीएल? अमोर्टाइज कॉस्ट का फैसला हुआ है। अच्छा, फिर मुझे बता दें कि मैंने इट विल नॉट बी टेकन टू फेयर वैल्यू वाला सिनेरियो है, और बोले इट विल नॉट बी टेकन टू फेयर वैल्यू। ये फेयर वैल्यू पे नहीं लेके जाने ना, सिर्फ कौन सी कैलकुलेशन करनी है? डेट, इफेक्टिव, कूपन और बैलेंस। इस लाइन की बुनियाद पे इट विल नॉट बी टेकन टू फेयर वैल्यू, तो मैं ये पट्टी भी मिटा रहा हूं। तो कितने लोगों ने सवाल को इस तरीके से लेके चले थे, जरा हाथ खड़ा करें। तो ये डेटा आपने खुशी के लिए फारग कर दिया, खुशी की खुशी निकाल दी, खुशी के लिए डेटा फारग कर दिया। अब ये डेटा किसके लिए बचा? आप जन्नत के लिए। अगर ये डेटा बचा के आप मेरे से सवाल कराएंगे तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा। अब सवाल करने में कराने में कुछ रह नहीं गया। अब करना क्या है? करवाने तो करवा लें, कोई मसला नहीं, टाइम जाए करवाने तो करवा लें। कौन सा मॉडल फॉलो करने का सोचा इसने? डेट, इफेक्टिव कितने, कूपन, कूपन ना 160 पे निकलेगा फेस वैल्यू पे, कूपन एट
16% ऑन 160 मिलियन और बैलेंस इशू प्राइस माइनस, कैलकुलेटर पकड़ें, 160 माइनस 8.8, हाँ हाँ 176 माइनस 8.8, 167.2। ये फिगर कितने लोगों की सही आई थी घर में? जाएं घर तो नहीं बैठे रहे, आप तो अच्छे बच्चे हैं जी। डेट बता दें, जगम जनवरी 19, 31/12/19, इसका 15% 0, अच्छा 160 इंटू 16%, 25.26, 25.6। अच्छा और डालना है इसका, बैलेंस शीट नहीं मांगी हुई, जनरल एंट्रीज मांगी हुई है। ये 3 एंट्रीज काफी हैं, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन लोन की जगह लफ्ज यूज करेंगे डिवेंचर का। कैरी डाउन का मैंने कुछ नहीं करना, आप लोगों ने चार्ट डालना हुआ घर जाके डाल लीजिएगा, मुरब्बे। डन हो गया जी। जनरल एंट्रीज होगी पहले साल की, किसकी? जन्नत की। आप किसकी एंट्रीज करनी है? खुशी की एंट्रीज करनी है। जन्नत हो गई, आप खुशी की एंट्रीज करनी है। अच्छा गलतियां बताएं, छोटी छोटी जो गलतियां आपने की होंगी इस फिगर में, इस फिगर में, इस फिगर में, इस कैलकुलेशन में। हाथ खड़ा करके गलतियां बताते रहे जरा, एक एक करके। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड कर दिया था। आपको ना मैं एक पूड़ी दे रहा हूं, आपने ना इस पूड़ी को घर जाके खा लेना है। और भाई और कौन सी गलती हुई? क्या गलती? अब वो बता नहीं रहा गलती। और कौन से क्या, और क्या आपसे क्या गलती हुई थी? किया ही नहीं। और क्या गलती हुई थी? आप ये सारी पूड़ियां ना खा लेना घर जाके। क्या गलती हुई थी? जल्दी बताओ यार, हद होगी। कोई गलती, क्या गलती हुई थी? जन्नत में पहले गलती था, खुशी में नहीं। मैं पूड़ियां बांट रहा हूं, आप लोग मान नहीं रहे। अच्छा जी अब आगे चलें जी। खुशी लिमिटेड परचेज 0.32 मिलियन डिवेंचर्स। अगर 0.32 इसने खरीदे हैं तो 1.6 में से बाकी किसी और ने खरीदे होंगे। और खुशी लिमिटेड डिवेंचर्स आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट FVTPL बाय KL। क्या ये लाइन अंडरलाइन कर दी मैंने? परचेज डिवेंचर्स, पेज नंबर 415 नहीं है, पेज नंबर 412, 13 और 14। पेज नंबर 412 की हेडिंग क्या है? परचेज डिवेंचर्स। ये लिखा हुआ है परचेज डिवेंचर्स। पेपर में कोई एंकी फेंकी सवाल आया, मैंने आपको इसी सफे से ढूंढ के बता देना पेपरों के बाद। ये देखो यहां ये लिखा हुआ था, तो इन सबको गौर से पढ़ें, सब कुछ इन्हीं में है। परचेज डिवेंचर्स डन हो गया जी। रख लें किस में है? FVTPL पे। अब आप मुझे ये बता दें, अगर मैंने FVTPL पे रखने हैं तो ये डिसीजन ट्री, अल्लाह का शुक्र है उसने नहीं लगवाया मेरे से पेपर में, ये उसने मुझे दे दिया, ठीक है, सब्जी काट के दे दी। अब मैंने सिर्फ सालून बनाना है, तो ये सारा आपने रिवाइज करना था पहले घर में बैठ के। इस सारे को रिवाइज करके फिर आपने सवाल करना शुरू करना था। फेयर वैल्यू यानी परचेज प्राइस पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, इंटरेस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में डालूंगा। ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर नहीं रहा। अगर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री डबल कर दी थी ना, तो दोनों पागल नहीं है कि लॉयर को पे करें, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर ही नहीं रहा था इनकर। अगली बात, इंटरेस्ट इनकम जो मैंने रिकॉर्ड करनी थी वो कूपन रेट पर कैलकुलेट करनी थी, फेस वैल्यू पे रेट लगा के, फेस वैल्यू पे रेट लगा के। और आगे इन्वेस्टमेंट्स को ईयर एंड पे किस पे लेके जाना था? विद गेन और लॉस टेकन टू P&L, और रादर मैंने क्या बनाना था? टी अकाउंट बनाना था। अब मुझे आप 3 चीजें लिखवाएं, मुझे 3 चीजें लिखवाएं, फेस वैल्यू और परचेज प्राइस। जो इसके लिए फेस वैल्यू वही इसके लिए फेस वैल्यू, लेकिन 0.32 जरब 100 3200।
जो इसके लिए इशू प्राइस, जो इसके लिए इशू प्राइस, वो इसके लिए परचेज प्राइस इनटू, यार उसने प्रीमियम पे इशू किया तो इसने प्रीमियम पे बाय किया ना, परचेज प्राइस 35.2। रिडेम्पशन की टेंशन नहीं लेनी, टी काउंट बना लेते हैं, टी काउंट बना लेते हैं। टी काउंट इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं या परचेज प्राइस पे? किस पे रिकॉर्ड करूं? परचेज प्राइस पे। ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू सर आपने क्यों निकाली है? इंटरेस्ट निकालना है मैंने, इसलिए 32 को भी लिफ्ट ना कराएं, परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करें जी। यकम जनवरी 19 कितना? 35.2, 31/12/19 कैरी डाउन। कितने का हो गया शेयर इसके लिए? 100। बड़ा मजे का सवाल था और अगर आप लोगों ने कर लिया ना, आई रियली अप्रिशिएट यू पीपल। 0 मल्टीप्लाइड बाय 112। कुछ लोगों ने ना ये फेस वैल्यू नहीं निकाली होगी घर में, मेरा गालिब गुमान है। कुछ लोगों ने ये फेस वैल्यू घर में नहीं निकाली होगी, इस वजह से इंटरेस्ट भी उन्होंने शायद इसी पे निकाल दिया हो। अच्छा 35.8 with gain on loss taken to P&L 6। ये 84 है इधर 0.64। एंट्री बता दें, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट और P&L क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। हाँ वो तो रहती है, ये तो इंटरेस्ट, ये तो नॉर्मल एंट्रीज है ना, ये तो कर दो पहले। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट P&L क्रेडिट। अब दो एंट्रीज रह गई, एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट की और एक हर साल इंटरेस्ट की। ट्रांजैक्शन कॉस्ट की एंट्री में इसलिए नहीं करा कि इशूअर ने एंट्री वो की है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं, मैंने की नहीं। पीछे किसकी एंट्री रहेगी? इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट मिलना है या देना है? मिलना है। जरा देख लेते हैं मिलना किस पे है? नॉमिनल रेट पे, एट फेस वैल्यू। जिन्होंने फेस वैल्यू पे नहीं निकाला, इन्होंने और इन्होंने। आपको मैं ये पूड़ी बना के दे रहा हूं, ये पूड़ी आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। अच्छा ठीक है, तो अब आप जो है वो बता दें इंटरेस्ट की एंट्री कितने रुपए से होगी? कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम। यार जब वो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल ना बन रहा हो ना, तो फिर इंटरेस्ट को डायरेक्ट कैश में लेके जाते हैं, फिर इंटरेस्ट को वो अकाउंट से रूट नहीं कराते, बस डायरेक्ट कैश में लेके जाते हैं जी। फेस वैल्यू 32। ढूंढे ढूंढे फेस वैल्यू, ढूंढे कूपन रेट। पता ये चला कि इसका इफेक्टिव रेट इग्नोर करना था, ये जो 14% दिया हुआ था। क्यों इग्नोर करना था? क्योंकि ये मॉडल कौन सा है? P&L। तो ये ना याद करें कौन से रेट इग्नोर करने हैं, ये याद करें कौन से रेट यूज करने। इनटू 16%, 5.12। ये फिगर कितने लोगों की सही थी, ये कितने लोगों की गलत थी? जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया वो जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा चलो ठीक है यार, रिवीजन ही करते हैं, छोड़ें और रिवीजन करें इसकी। मुझे थोड़ा सा ना आपकी शक्लें देख के दुख हुआ है। एक सवाल और कर दें। जी 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 होगी इंशाल्लाह, जैसी भी आप कह रहे हो कर लेंगे, आपका फ्यूचर की मुझे फिक्र है। आप एक फिगर और एक और कैलकुलेशन परफॉर्म करें। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप पेज नंबर 753 पर पेज नंबर 744 पर क्वेश्चन 22 कर दें। पेज नंबर 744 पर क्वेश्चन नंबर 22 कर दें।
ट्रेडिंग के लिए इलेक्ट्रिक ऑप्शन नहीं, डेट इंस्ट्रूमेंट है तो ट्रेडिंग है। तो ये आ जाएगा टोटल इसका। सुबह से ऑयल प्राइस चेंज के अलावा कोई नया लफ्ज हमने नहीं पढ़ा। बता दें अब कैलकुलेशन करनी है डेट, इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट और बैलेंस वाली, या टी अकाउंट बनाना है? टी अकाउंट बनाना है। ये वाला सवाल है ना यार, ये वाला सवाल है। डिवेंचर बाय किए हैं तो करते हैं टी अकाउंट बना दें, टी अकाउंट बना दें। फॉरेन करेंसी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फॉरेन करेंसी से तो खेलना आपको आता है, उससे क्या फर्क पड़ता है फॉरेन करेंसी में? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फेयर वैल्यू को, बाहर के मुल्क में खरीदे हैं बस। टी अकाउंट बनाएं जल्दी से। उस क्लास में दूसरी लाइन में एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी किताबें सामने खुली हुई हैं, वो बंदा नज़र नहीं आ रहा, तब फील करें वो है, आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरी लाइन में है ना, दूसरी लाइन में है। अब वकर जरा कैमरा से दिखाओ दूसरी लाइन, कैमरा मोड़ो पूरा। आप लोग करें, सवाल करें, मैं तो वैसे ही ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा जरा आज ये हाइब्रिड क्लास पहली दफा देखने लगे ऑनलाइन वाले। ये दूसरे लाइन में फील करें, एक बंदा बैठा हुआ है, फील करें, वापस ले आओ, आ ना जाए वो। दिलावर एंटरप्राइज ओन्स का मतलब है इसका बीडी सीडी फिर होगा, इस साल परचेज नहीं किए हुए, तो इस साल खरीदने की एंट्री नहीं करनी आपने। ओन्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स परचेज फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, साढ़े साउथ अमेरिका नहीं जा रहा, नॉर्थ अमेरिका पहुंचे हैं। क्लासिफाइड एज एफवी, क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। यार ये जरा लाइन पढ़ें, परचेस्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और जरा ढूंढें परचेज डेट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड फॉर, purchased debt instruments held for FATPO. It has a fair value of 5 million as on 30/6/19। ये साल का एंड है या शुरू है? पिछले साल का एंड है। On 30/6/2020 the fair value of the debt instruments increased to $6 million। ये क्वांटिटी दी हुई है या टोटल फेयर वैल्यू दी हुई है? टोटल फेयर वैल्यू दी है। ये सवाल थोड़ा सा टफ था, 1.6 मिलियन और 100 और 110 रुपए, ये जरा आसान है, इसने डायरेक्ट फेयर वैल्यूज दे दी हैं। लेकिन ये फेयर वैल्यूज डॉलर्स में है या पाक रुपीज में है? डॉलर्स में है। द एक्सचेंज रेट्स ऑन डिफरेंट डेट्स वर एज फॉलोज। तो पहले जाके हम देखेंगे हमने करना क्या है। ना 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 यार, ऐसे ना सवाल शुरू किया करें, इनको रिकॉर्ड करना है परचेज प्राइस पे, वो इस साल है नहीं क्योंकि पिछले सालों के खरीदे में है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले साल एक्सपेंस में डालनी है, पहला साल हमारा है कोई नहीं। इंटरेस्ट इनकम इन पे हमने निकालना है फेस वैल्यू पर कूपन रेट पे, और इसको गेन को P&L में लेके जाने, अमोर्टाइजेशन की कैलकुलेशन नहीं करनी, रादर टी अकाउंट बनाना है। जी ब्रॉड डाउन बोलें। 5 मिलियन डॉलर इंटू रुपीज जी 775 और कैरी डाउन 6 मिलियन फेयर वैल्यू हो गई है इंटू रुपीज 160। बाहर के मुल्क की पर डिबेंचर फेयर वैल्यू दी हुई है या बाहर के मुल्क की टोटल फेयर वैल्यू दी हुई है? लेकिन एक्सचेंज रेट दे दिया हुआ है। आ गया, जल्दी देखें, आसिम शुक्र हाथ हिला दें। अच्छा जी जी, कैरी डाउन वाले 960 with gain or loss shown in P&L जी 185 इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। एक एंट्री और होगी
इंटरेस्ट मिलने की या देने की? मिलने की। और वो किस पे होगी? कूपन रेट पे होगी, कूपन रेट पे, फेस वैल्यू पे। लेकिन वो डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि ना रेट गिवन है ना और कुछ गिवन है। The debt instrument is held for trading and will therefore should be classified at FVTPL. On 30 June 2020 there will be a fair value gain of $1 million in accordance with IFRS 9. This will be credited to P&L. लेकिन डॉलर में तो हमने क्रेडिट करना नहीं है। In balance sheet the carrying value would be using exchange rate prevailing at 30 जून 2019 and 30 जून 2020. P&L will show a profit of 185 million या $1? 185 million। $1 कैसे था? 5 मिलियन और 6 मिलियन का डिफरेंस। तो ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी वैसे सोल्यूशन में, ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी। डॉलर में हमने क्यों खेलना है? ये लाइन सही है और नीचे इसका टी काउंट बना हुआ है। अच्छा, अगर थ्योरी का सवाल लिखना आ गया खुदा ना खास्ता कभी, तो क्या करेंगे? ये भी याद सुन लें क्या करेंगे। पहले तो ये डिस्कशन करके आएंगे कि एज दीज आर हेल्ड फॉर, सो दीज विल बी क्लासिफाइड एज मेजर्ड एट FVTPL। इस साल परचेज तो किए नहीं तो पहली लाइन लिख के आने की जरूरत नहीं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर की होती तो लिखा था इट विल बी एक्सपेंस्ड। फिर आगे लिख के आएंगे इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड एट कूपन रेट यूजिंग द फेस वैल्यू। द इन्वेस्टमेंट्स विल बी रीवैल्यू टू with gain or loss taken to amounting to rupees 185 million। ये ना लिखाइएगा अमाउंट, ये however T account will be made, ये तो आपके करने का तरीका है ना, प्रोसीजर है। तो अगर पेपर में थ्योरी का सवाल आया तो ये सारी लाइनें फिर आप लिख के आइएगा। लेकिन ये 2 लाइनें मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हमारे साल खरीदा नहीं है। अगर हमारे साथ खरीदा होता तो ये 2 लाइनें में लिखते। तो अब एक नई बात भी होगी आज की, अगर पेपर में लिखने का सवाल आ गया तो उसको भी लिखाइएगा। जी जी, कैलकुलेशन भी साथ ब्रैकेट में दें और वो अलग से करके रख लें। नहीं, बस एक्सचेंज गेन और फेयर वैल्यू गेन इकट्ठा ही आ जाएगा। जी, पेज नंबर 419 पे आए। ये आई कि आपने अपनी किताब में एक समरी दी हुई है पेज नंबर 419 पे। आप इससे एग्री करते हैं? पेज 419 पे समरी ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, FVTPL ऑल टाइप्स, एक्सपेंस आउट। फाइनेंशियल एसेट्स कौन से होते हैं? लिखें, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। पेज नंबर 411 से लेके 414 तक फाइनेंशियल एसेट्स हैं। फाइनेंशियल एसेट्स अदर देन FVTPL। फाइनेंशियल एसेट अदर देन FVTPL का क्या मतलब है? एक्सेलेंट। शेयर्स OCI वाले और डिबेंचर अमोर्टाइज कॉस्ट और OCI वाले, इनका क्या करना होता है? रिकॉर्ड फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू से मुराद लिखें परचेज प्राइस, परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अदर देन FVTPL, ये कौन सा पेज है? फाइनेंशियल लाइबिलिटीज अदर देन FVTPL 415। कौन सी वाली बची? अमोर्टाइज्ड। रिकॉर्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी एट इशू प्राइस, फेयर वैल्यू होती है इशू प्राइस, माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यार ये ना एक लफ्ज सुन लें, एक लफ्ज सुन लें। हमारे ना 3 लफ्ज हैं, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस और लोन के लिए इशू प्राइस और रिडेम्पशन। ये 3 लफ्ज हैं। इसको ना फेयर वैल्यू भी कहते हैं। कभी कभी सवालों में लिखा होता है वी परचेज्ड शेयर एट फेयर वैल्यू, तो इसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं। मार्केट में जितने का परचेज हो रहा है या लोन जितने का इशू हो रहा है, इसको फेयर वैल्यू भी कहते हैं। बहरहाल 3 लफ्ज हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नंबर 1 फेस वैल्यू, और रेड मार्कर से हम लिखते थे परचेज प्राइस और ग्रीन मार्कर से हम लिखते थे रिडेम्पशन वैल्यू। और फेस वैल्यू और परचेज प्राइस में फर्क क्यों होता है? डिस्काउंट या प्रीमियम की वजह से। फेस वैल्यू और रिडेम्पशन में फर्क क्यों होता है? डिस्काउंट या प्रीमियम की वजह से। डन। ओके, आज हम पार्ट बी में ना करेंगे पास पेपर का क्वेश्चन
5 जो भी लेटेस्ट टाइम में आया है, पास पेपर का क्वेश्चन 5 किधर है? (436) पे। चलें वो देख लेते हैं अभी बाद में। अभी आप को एक मैंने सफ़े बांटे हैं ऑनलाइन में, मैं वो सफ़ा साथ लगा दूंगा दूसरे नंबर पे। कुछ मैंने सफ़े बांटे हैं FR1 वाली बातें, वो ज़रा देख लें। फाइनल अकाउंट की तरफ वापस आ जाएं। कल जो हमने सवाल किया था फिक्स वाला, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया हमने, वो घंटा हमने ज़ाया कर दिया कल की चीज़ें रिवाइज़ करने में। पता नहीं शायद आपको फ़ायदा हुआ हो, शायद ना हुआ हो गया फ़ायदा? चलें फिर पैसे पूरे हो गए, ठीक है। अच्छा मुझे बता दें जी, ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या है? सेल डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का दूसरा नाम क्या है? सेल डिस्काउंट। एक चीज बाजार में 100 रुपए की है, लेकिन दुकानदार ने ज्यादा चीजें खरीदने की वजह से आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बता दें चीज आपने कितने की बाय की? 90 रुपए की। दुकानदार को ओरिजिनल एंट्री करनी चाहिए, सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट के टीचर्स ने बताया था जर्नल एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री नहीं होती, बल्कि कट कटा के दुकानदार को कितने पैसे मिले? कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अक्सर दुकानदार रॉन्ग एंट्री कर लेते हैं। क्या? कैश डेबिट 90, कैश तो 90 ही आया है, सेल क्रेडिट 100 से, और सेल डिस्काउंट एक्सपेंस, सेल डिस्काउंट एक्सपेंस कितने से? क्या ये एक्सपेंस एडमिन में जाना चाहिए या सेल से नेट हो जाना चाहिए? बता दें, क्या ये सेल 100 पे नजर आनी चाहिए हमारे P&L में, और ये एडमिन एक्सपेंसेस में जाना चाहिए 10 रुपए, या सिर्फ P&L के मुंह पे 90 रुपए नजर आने चाहिए? हाँ, एक काम कर सकते हैं, P&L के मुंह में 100 माइनस 10 करके शो कर दें, जैसे उन्होंने शो किया हुआ था कल पैकेजेस वालों ने, 100 में से 10 माइनस करके शो किया हुआ था। लेकिन ये 10 इन एनी केस एडमिन में नहीं जाना चाहिए, ये ऊपर ही ऊपर जीपी कैलकुलेट करने से पहले ही सेल से क्या हो जाना चाहिए? नेट हो जाना चाहिए। ये बात समझ आई? मुझे बता दें, क्या अगर अच्छा अकाउंटेंट हो तो ट्रायल में डिस्काउंट एक्सपेंस नजर आएगा? नजर नहीं आएगा। और अल्लाह का शुक्र है सेल ऑलरेडी 90 पे पड़ी होगी। लेकिन अगर बुरा अकाउंटेंट हो, अगर बुरा अकाउंटेंट हो तो फिर आज के बाद ट्रायल में जब भी आपको डिस्काउंट ट्रेड वाला नजर आया तो एक बात इंप्लाइड होगी कि अकाउंटेंट ने सेल ग्रॉस पे बुक की हुई है। उससे गलती हुई है तो गलती को कैंसिल करने के लिए डेबिट क्रेडिट तो टैली कराएगा ना। तो आज के बाद जिंदगी में पेपर में 2 ट्रायल नजर आया करेंगे। एक अच्छा ट्रायल जिसमें सेल सिर्फ किस पे नजर आ रही होगी? 90 पे। एक अच्छा ट्रायल जिसमें सेल किस पे नजर आ रही होगी? 90 पे। एक अजीब सा ट्रायल पेपर में खुदा ना खास्ता आ सकता है आपके, वो क्या? सेल किस पे नजर आ रही है? 100 पे, और डेबिट क्रेडिट, और डिस्काउंट किस पे नजर आ रहा है? 10 पे, और ट्रायल में किस साइड पे? ऐसा ट्रायल अगर कभी नजर आया जिसमें आपको डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा हुआ तो आपने एकदम चौंक जाना है। इसकी एक और बेहतरीन मिसाल आपको दे दूं, सेल रिटर्न भी तो डेबिट साइड पे नजर आती थी, तो इसका मतलब है सेल ग्रॉस पे पड़ी होती थी और आप सेल रिटर्न को माइनस करते थे किस में से? सेल में से। तो आज के बाद कभी भी अगर सेल्स डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आया ट्रायल के, तो ट्रायल का मुंह बताएगा, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं लिखा होगा, ट्रायल का मुंह बताएगा कि सेल भी किस पे पड़ी हुई है। ये बात मेरी मुकम्मल हो गई। अब आपने पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? पेपर में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? पेपर में कल की तरह हम प्रेजेंटेशन कर देंगे। नोट नंबर 1 में सेल किस पे नजर आनी चाहिए थी? 90 पे। किस पे नजर आ रही है? 100 पे। अच्छा, डिस्क्लोजर्स में ना जरूरी होता है जरा सेल्स डिस्काउंट माइनस करके दिखाना, तो आप डिस्काउंट माइनस करके 10 रुपए आप दिखा देंगे, 100 माइनस 10, P&L के मुंह पे 90 ले जाएंगे, P&L के मुंह पे, बिकॉज व्हाट इज माई सेल? 90। तो बस एक बात सुन लें, अगर ट्रायल में डिस्काउंट नजर आ रहा है तो फिर सेल भी, तो फिर सेल में से सेल डिस्काउंट को क्या कर दें? माइनस। जी क्या? अच्छा, ओहो, ये जो नोट्स अपलोड हुए हैं ना, अभी मैं अपलोड होने से पहले सही कर दूंगा। ये एंट्री जो है वो 90 से होनी चाहिए थी। कितने लोग इसी वजह से परेशान थे उस वक्त के? तो भाई इधर तो देख लेते, इधर तो देख लेते।
ये मैंने अभी भी बनाए थे नोट्स कोई क्लास से पहले, इस जल्दी जल्दी में। डन हो गया जी? तो नोट्स अपलोड करते हैं इंशाल्लाह, मैं सही अपलोड करूंगा। हाँ वो ठीक है। अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, अकाउंटेंट्स कोई नहीं, ऐसी ट्रायल में अगर ऐसी एंट्रीज कर लेते हैं तो एक डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है कि इसको नेट करके आप शो कराएं। तो हाँ, तो डिस्क्लोजर्स में फेस पे भी शो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, बेहतर है जरा नोट से रूट करा लें। अच्छा अगली बात, सेल्स टैक्स रिकवर्ड। सेल्स टैक्स रिकवर्ड, जनरल टायर ने टायर बेचे, 100 रुपए लेने चाहिए उसे या 117 रुपए? आपको पता है पाकिस्तान में सेल्स टैक्स का रेट 17% है। तो जनरल टायर अगर टायर बेचे 100 रुपए वाला, तो आप होटल में बिल भी कई दफा होता है, बिल के ऊपर सेल्स टैक्स डला होता है, लेकिन होटलों में बिल पे सेल्स टैक्स 16% होता है, लेकिन गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स पाकिस्तान में 17% है। जनरल टायर ने अगर आपको 100 रुपए का टायर बेचा तो उसकी पॉकेट में 100 रुपए जाने चाहिए। भाई इधर देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ, फर्स्ट लाइन ब्लू शर्ट। अच्छा वेल डन, शुक्रिया यार। अगर जनरल टायर ने आपको टायर बेचे तो 117 रुपए उससे लेने चाहिए आपसे या 100 रुपए? 117। आज जरा सेल्स टैक्स की एंट्रीज बता दें। आप जनरल टायर के अकाउंटेंट हैं, कैश डेबिट 117, सेल क्रेडिट 100 रुपए, आपका हक 100 रुपए पे जनरल टायर, बाकी पेबल टू गवर्नमेंट है, पेबल टू शहबाज शरीफ कितना? 17। ये होती हैं ओरिजिनल एंट्रीज। डन हो गया? इसको कहते हैं अमाउंट कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। तो दुकानदार जो आपसे लेते हैं ना 117 रुपए, तो उसमें 17 उसके नहीं होते, 17 को वो अपनी सेल में डालता है या पेबल बुक करता है। तो याद रखें क्रेडिट साइड पे या तो इनकम आती है या पेबल्स आते हैं। तो 117 में से 100 मैंने इनकम में डाल लिया और 17 मैंने पेबल में डाल दिया। अकाउंटेंट कभी कभी अगर अकाउंटेंट दीवाना हो जाए और मस्ताना हो जाए तो वो एंट्री कर लेता है कैश डेबिट सेल क्रेडिट 117 से। फिर उसे आप जैसा बंदा कोई जाके हिलाता है, ओ भाई ये 117 तेरे नहीं है, तो वो दीवानगी में एक और ब्लंडर मार जाता है, वो सेल्स टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेता है, जो ट्रायल में आपको सेल डिस्काउंट की तरह डेबिट साइड पे नजर आने लग जाएगा। वो सेल्स टैक्स एक्सपेंस बुक कर लेते हैं और पेबल वो मान लेते हैं, कहते हैं मैं ये पेबल है गवर्नमेंट को, अल्हम्दुलिल्लाह ये पैसे पेबल है गवर्नमेंट को, ये मैं मानता हूं। इस वक्त आपने मुझे पेबल्स की गेम नहीं खिलवानी, पेबल्स की मुझे टेंशन नहीं है, कैश की भी गेम नहीं खिलवानी। मुझे बताएं इस वाले जर्नल एंट्री से जब ट्रायल एक्सट्रैक्ट होगा तो सेल कितनी नजर आ रही होगी? लेकिन इस वाली जर्नल एंट्री से जिसमें दीवानगी में वो 117 सेल में डाल गया, एहसास होने पे 17 को खर्चे में डाला, हालांकि खर्चे में नहीं डालना चाहिए था, 17 को खर्चे में डाल गया। इस वाले डेटे से जब ट्रायल खींचेंगे आप तो ट्रायल में सेल में कितना जाएगा? 117 किस साइड पे? और सेल्स टैक्स एक्सपेंस है आपका? ना 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 ना, ये एक्सपेंस नहीं है, ये बारो बार पेबल बुक होता है, ये बारो बार पेबल बुक होता है, ये आपके खर्चों में नहीं जाता। आप इसको एडमिन एक्सपेंसेस में शो करेंगे नहीं, तो यार ये तो 100% वही बात होगी ट्रेड डिस्काउंट वाली। अगर आपको ट्रायल के मुंह पर, मैं अब आसान बात करने लगा हूं, अगर आपको पेपर में ट्रायल के मुंह पर सेल रिटर्न नजर आ रही हुई, ये मैंने नई बात की, अगर आपको ट्रायल के मुंह पर डेबिट साइड पे सेल रिटर्न नजर आ रही हुई, अगर आपको ट्रायल में डेबिट साइड के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट नजर आ रहा हुआ, और अगर आपको ट्रायल में डेबिट साइड पे सेल्स टैक्स एक्सपेंस नजर आ रहा हुआ, तीनों को उठा के आपने किस में से माइनस कर देना है? सेल में से माइनस कर देना, आपकी एंट्री सही हो जाएंगी। तो तीन चीजें बता दें जो ट्रायल में डेबिट साइड पे नजर आती हैं और वो खर्चा नहीं है, सेल से नेट होनी चाहिए जीपी निकालने से पहले पहले, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स एक्सपेंस, और ये चीजें ट्रायल के मुंह से पता चल जाया करेंगी। ये बात अब आपने लिखनी कहां है ये मैं आपको बताता हूं। पेबल्स की टेंशन नहीं लेनी, पेबल दोनों केस में रिकॉर्ड हो गया, पेबल मैंने शो नहीं किया यहां, ना 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 ना, मैं आपको मेन जगह पे जाके बात लिखवाने लगा हूं जहां लिखवाना मकसूद और मतलूब है। फाइनल अकाउंट का चैप्टर निकालें, नीचे गुजर गया, फिक्स वाला सवाल ढूंढें। नहीं नहीं नहीं,
पेज 537। भाईजान फिक्स वाला सवाल आई कैप में तो बड़ा लंबा आया था, मैंने आपको उसका छोटा वर्जन किसी पेज पे करवाया था। फिक्स वाला सवाल तो असल ये है जो आई कैप ने बनाया था, ये तो कुछ 2 सफ़ों पे सवाल फैला हुआ है। डेट्स, कैंसर फाउंडेशन और ये वाली सारी चीजें हमने की थी, 2-3 और भी इसमें लाइनें हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको ज़बानी बता देता हूँ, वो कोई मसला नहीं। पेज नंबर 537, ये फिक्स वाला वही सवाल है जो हमने किया था। हाँ तकरीबन वही वाला सवाल है, लेकिन इसमें से कुछ चीजें मैंने आपको करवा दी थी, कुछ चीजें नहीं करवाई थी। आपको जिंदगी में एक ऐसा ट्रायल नजर आया जिसमें सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, सेल्स टैक्स डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, और सेल डिस्काउंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा है। इससे एक चीज इंप्लाइड क्या लेंगे कि सेल किस में पड़ी हुई है, ग्रॉस पे। तो अब आप करेंगे क्या, ये वाली सेलों में से ये वाली तीनों चीजें माइनस कर देंगे, इन वाली सेल में से ये वाली तीनों चीजें माइनस कर देंगे। और मजे की बात सुने, हमारे कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट भी यही है कि अकाउंटेंट तुम एंट्रीज जो मर्जी करो, सेल ग्रॉस पे शो करो, उसमें से ये माइनस करके दिखाओ ताकि यूजर्स को पता चले कितना डिस्काउंट दिया और कितना सेल्स टैक्स दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर यहां उर्दू में वो बात लिखें, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर सेल रिटर्न, ये तो मैं इंट्रो वाली बात बता रहा हूं ना, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर सेल रिटर्न या ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रायल में डेबिट साइड पर सेल रिटर्न या ट्रेड डिस्काउंट या सेल्स टैक्स नजर आ रहा है तो आगे बता दें, तो इसको सेल में से माइनस कर दें, इसको सेल में से माइनस कर दें। अच्छा, अब इस सवाल के ट्रायल को मैं आपको पूरा पढ़ा देता हूं, और सवाल के ट्रायल को पूरा पढ़ के जो है वो एक दफ़ा देख लेते हैं हमारी कोई नई चीज़ें आ रही हैं या पुरानी चीज़ें आ रही हैं। इससे पहले एक डिस्कशन, मुझे बताएं आपके खर्चे कौन कौन से हैं। कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग, यार एक चीज़ हमने कल नई ऐड की थी, अदर एक्सपेंसेस। इससे पहले कि मैं फिक्स वाला सवाल पढ़ूं, आप अक्सर ये सवाल पूछते हैं कौन से खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जाने हैं, कौन से एडमिन में जाने हैं, कौन से सेलिंग में जाने हैं, कौन से फाइनेंस कॉस्ट में जाने हैं, और कौन से अदर एक्सपेंसेस में जाने हैं। इसके लिए अगर थोड़ी सी आप मेरे साथ ज़रा आगे पीछे आके मेहनत कर लें तो एक सफ़ा किताब में बना हुआ है जिसमें ये सारा लिखा हुआ है। माजरत, थोड़ी सी मेहनत कर लें, पेज 458। जी मोहतरम, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या जाने हैं, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे कॉस्ट ऑफ सेल में जाने हैं। होंडा कार्स की एक फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री से गाड़ी निकल के शोरूम में जाती होगी, और एक एडमिन डिपार्टमेंट होगा। फैक्ट्री में मजदूर बेचारे, उनको पसीना आया होता होगा, दिन रात काम कर रहे होते होंगे, 2-3 हजार मजदूर होंगे। शोरूम में गाड़ियां खड़ी होंगी, 20-25 लाश-पश एसी लगे होंगे, और सेल्स स्टाफ बैठा होगा, और कस्टमर जाके यहां से गाड़ी खरीदते होंगे। ये शोरूम होगा, जिसे कौन से खर्चे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। अगर कस्टमर कहते हैं मेरे घर तक गाड़ी भिजवा दें, तो फिर वो कैरेज आउट टाइप कोई चीज आएगी, डिलीवरी नहीं, कैरेज आउट टाइप कोई चीज आएगी। और अगर आपने गाड़ी बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है तो कैरेज इन टाइप कोई चीज आएगी। एडमिन ऑफिस में ना, आप अकाउंटेंट्स हम लोग बैठे होते हैं एडमिन ऑफिस में, और एडमिन ऑफिस के अंदर जो है वो कोई बैठे होंगे, लॉयर्स वगैरह अगर आपने रखे हुए हैं, कई दफा लॉयर्स को आप रख ही लेते हैं पक्का पक्का। एडमिन ऑफिस के अंदर सेल्स वाले बंदे इधर बैठे होंगे,
सेल्स मैनेजर और वो सारे इधर बैठे होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर इधर बैठा होगा और अकाउंट्स मैनेजर इधर बैठा होगा और ह्यूमन रिसोर्स के बंदे, ह्यूमन रिसोर्स के बंदों का क्या काम होता है, एचआर, इन सब की सैलरीज वगैरह और इनकी डिटेल रखना, ह्यूमन रिसोर्स के बंदे इधर बैठे होंगे। तो एडमिन ऑफिस जैसे फीस वगैरह का होता है, या एडमिन ऑफिस मोटरसाइकिल इधर पार कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो एडमिन का बहुत बड़ा काम होता है बिजनेस में, तो एडमिन ऑफिस के खर्चे एडमिन में जाएंगे। अगर तो सवाल वाज़ेह बता दे तीनों में से कौन सा खर्चा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रोडक्शन के सारे खर्चे, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज एंड डेप्रिसिएशन, प्लांट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, लेस परचेज रिटर्न, लेस क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, ये सारे खर्चे कहां जाएंगे बोले, कॉस्ट ऑफ सेल में। इधर कौन से खर्चे होंगे, जहां गाड़ियां बिक रही हैं, गाड़ी भेजने का खर्चा किसी के घर, वेयर हाउस, लेकिन वेयर हाउस वो वाला नहीं जिसमें रॉ मटेरियल पड़ा हो, वेयर हाउस वो फिर ये शोरूम टाइप कोई चीज होगी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की सैलरीज, डिलीवरी व्हीकल, अगर आप केचप बेचते हैं और अगर आप एसी बेचते हैं तो आपने कोई डिलीवरी व्हीकल रखी होगी जो उनके घर तक चीजें पहुंचाएगी, तो ये तो कैरेज आउट ही हो गया ना। अक्सर आप फोन करते हैं, भाईजान हमारे घर एसी भेज दें, हायर कंपनी का ऑनलाइन ऑर्डर किया, तो हायर वालों का ट्रक आ जाता है लेके, तो ये डिलीवरी व्हीकल होगी। सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वेयर हाउस अगेन वही वाला जहां गाड़ियां खड़ी हैं, जहां रॉ मटेरियल है वो नहीं, सेल्स एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वारंटी एक्सपेंस। अच्छा यार, एक भाई के मुंह से ना इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस निकल गया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को मैंने जानबूझ के तीनों में कहीं शो नहीं किया, क्योंकि बिजली तो तीनों जगह जल रही होगी, बिजली तीनों जगह जल रही होगी, इसलिए सवाल वाला हमें बताएगा कितनी बिजली कहाँ इस्तेमाल हुई। इसी तरह जो रेंट हो सकता है वो भी तीनों जगह का हो सकता है, हो सकता है तीनों बिल्डिंग्स आपने रेंट पे ली हो, फैक्ट्री भी रेंट पे ली हो, एडमिन ऑफिस भी रेंट पे लिया हो, शोरूम भी रेंट पे लिया हो, तो रेंट की एलोकेशन भी हमें बता सकता है। तो कुछ चीजें वाज़ेह पता चल जाया करेंगी, जो चीजें वाज़ेह नहीं पता चला करेंगी उनके बारे में सवाल हमें बताया करेगा। एक दो सवाल मैं आपसे ज़बानी पूछता हूं, लॉयर की फीस, उसकी तो कॉस्ट ऑफ सेल और सेलिंग एक्सपेंसेस में डालने की तुक नहीं है, वो कहां डाला करेंगे, एडमिन के खर्चों के ऊपर डाला करेंगे। ऑडिटर की तनख्वाह भी कल मैंने आपको बता दिया था कहां डालना है, एडमिन में डालना है, सेलिंग में डालना है, एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, आपके पास किताब तो है ना, पढ़ें। एक चीज और लिखी हुई है, रेंट ऑफ एनी डिस्प्ले सेंटर। डिस्प्ले सेंटर वही है ना, शोरूम, तो शोरूम का कोई किराया है वो भी इधर फॉल कर जाएगा। अब एडमिन में क्या होगा, एडमिन में कई दफा लफ्ज आ जाता है एडमिन, कई दफा लफ्ज आ जाता है ऑफिस। एडमिन और ऑफिस इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, एडमिन के खर्चे और ऑफिस के खर्चे सारे आप एडमिन में ही समझेंगे। तो आखिरी कॉलम है एडमिन वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफिस फर्नीचर, लीगल एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। स्टोर जो हमने कल सवाल में की थी, स्टोर वो फिर स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड एक लफ्ज था कल, वो खर्चा कहां का होगा, फैक्ट्री के अंदर का होगा, वो फैक्ट्री के अंदर का होगा। अब अगर कोई ऐसा नया खर्चा आपको मिल जाता है सवाल करते हुए, तो इसी लिस्ट को आप फिर अपडेट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से कोई खास ऐसा नया खर्चा मिलेगा नहीं। दो मसले बताएं इस डेटे में, दो मसले, फाइनेंस कॉस्ट और अदर एक्सपेंसेस। वो भी अल्लाह का शुक्र है हमारी किताब में अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको एक जगह से ढूंढ के दे देता हूं, लेकिन उसका रेफरेंस आप इसी पेज पे लिख लीजिएगा। वो हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, एक ही पेज पे 492, सबर, यहां लिखें 492 पेज फाइनेंस कॉस्ट के लिए और बोलें अदर एक्सपेंसेस के लिए, पेज 492। माजरत चीजों के लिए थोड़ा घूमना पड़ा है, मैं आपको पेज नंबर सारे लिखवा देता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। कॉन्सेप्ट आसान है, समझ आ रहे हैं, चीजों के लिए घूमना पड़ा है जी। पेज 492, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है जी, कल बताया था मैंने आपको। वर्कर प्रॉफिट, वर्कर्स को प्रॉफिट में कोई हिस्सा देने, वर्कर की वेलफेयर के लिए कुछ रखे हुए पैसे, डोनेशंस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपी भी इधर आ जाता है। अक्सर लोग ना इंपेयरमेंट लॉसेस भी इधर डालते हैं, इंपेयरमेंट लॉसेस भी, एक्सचेंज लॉसेस भी लिखते रहे ना, एक्सचेंज लॉसेस भी फॉरेन करेंसी के, क्योंकि ये शायद नॉर्मल नेचर के नहीं होते। कोई फैक्ट्री में एबनॉर्मल लॉस आ जाए, कोई चीजें जल जाएं, एबनॉर्मल लॉस, इन चीजों को अलग क्यों रख रहे हैं हम। असल में ना दोनों सालों के एडमिन फिर कंपेयर नहीं हो पाते, पिछले साल के एडमिन इस साल के एडमिन को कंपेयर करना पड़े मुझे,
तो मैंने इंपेयरमेंट डाल दी हो किसी एक साल, पिछले साल इंपेयरमेंट नहीं हुई थी, तो वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अदर एक्सपेंसेस में ऐसे खर्चे आते हैं जो कि नॉन रेकरिंग नेचर के हैं, लेकिन कुछ बाय डिफॉल्ट अदर एक्सपेंसेस में जाने हैं। वो कौन से हैं? डोनेशन जैसे, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टी, इनको हमेशा ही कहां डालना है? अदर एक्सपेंसेस में। फाइनेंस कॉस्ट में तो यार सारी इंटरेस्ट वाली चीजें जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन भी लिख लें, बैंक कमीशन, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन फलां, इंटरेस्ट ऑन लीज, सारी इंटरेस्ट टाइप चीजें जाती हैं किसमें? फाइनेंस कॉस्ट में। तो मेरे ख्याल से अब किसी हद तक बात समझ आ गई होगी। ये मैंने बात कर दी है ट्रायल की डेबिट साइड की। अब बात हो गई ट्रायल की क्रेडिट साइड की, यानी अदर इनकम। तो वो फिक्स के सवाल में आ जाते हैं, वहीं से देख लेते हैं। पेज नंबर 537। पुत्र ठंड लग रही है? अच्छा जी, मुझे आप बता दें किस किस पेज पे हम गए थे आज? पेज नंबर एक हमने हैंड रिटन पेज दिया आपको, हैंड रिटन पेज दिया, उसका नाम पेज नंबर 10 रखा है क्योंकि शायद बुक में पहले 9 सफ़े मौजूद हैं हैंड रिटन फाइनल अकाउंट के। एक हम गए पेज नंबर 458, 492। तो ये छोटी छोटी डिस्कशंस की हैं हमने आज। अब फिक्स वाला पूरा P&L देख लें, ट्रायल देख लें। अगर कल से कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मुझे बता दें। सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी, सेल इंपोर्टेड गुड्स नहीं थी, इन दोनों में फर्क बता दें। कुछ चीजें हमने मैन्युफैक्चर करके बेची हैं और कुछ चीजें हमने इंपोर्ट करके बेची हैं। तो मैन्युफैक्चर करके क्या बेची हैं? मिसाल के तौर पे होंडा एटलस कार्स की अगर मैं बात करूं, चलें इसी की बात कर लेता हूं। पर्सनल केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स, ये जो मुंह पे लगाने वाली क्रीम में नहीं होती, थोड़ी देर बंदे को चिट्टा कर देती हैं, तो ये हो सकता है आपने जो है वो चिट्टी क्रीमें खुद बनाई हो और कुछ चिट्टी क्रीमें आपने जो है इंपोर्ट करके बेची हो। ठीक है, तो ये दोनों किस्म की सेल है हमारी। स्क्रैप सेल कहां जाएगी? अदर इनकम में। डिविडेंड इनकम कल नहीं थी, क्रेडिट साइड पे आ रही है, अदर इनकम में जाएगी। रिटर्न ऑन सेविंग अकाउंट अदर इनकम में जाएगा। सेल्स टैक्स और सेल डिस्काउंट सेल में से माइनस होगा। रॉ मटेरियल ओपनिंग स्टॉक था, वर्क इन प्रोग्रेस था, फिनिश गुड था, ये नया स्टॉक है वो जो क्रीमों वाला। फिनिश गुड इंपोर्टेड, परचेज रॉ मटेरियल, परचेज इंपोर्टेड, ये परचेज इंपोर्टेड गुड्स भी नहीं थी कल, परचेज इंपोर्टेड गुड्स। स्टोर्स एंड स्पेस कंज्यूम्ड, सैलरीज, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, रिपेयर, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहां जानी है? सेलिंग एक्सपेंसेस में। आउटवर्ड फ्रेट एंड हैंडलिंग सेलिंग में। लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस एडमिन में। ऑडिटर रिम्यूनरेशन एडमिन में। डोनेशन अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। लॉस फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट। एक्सचेंज लॉस अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंस चार्ज ऑन लीज, फाइनेंस कॉस्ट। ये क्लोजिंग स्टॉक है। एक क्लोजिंग स्टॉक नया आ रहा है, फिनिश गुड्स इंपोर्टेड। मैं बताता हूं। हमने सिर्फ सैलरीज को तोड़ा था 3 में, असल में डेप्रिसिएशन को भी 3 में तोड़ना था, कल मैंने दी नहीं थी टाइम बचाने के लिए। फिर स्टेशनरी ऑफिस को भी 3 में तोड़ना था, हालांकि ऑफिस स्टेशनरी एंड ऑफिस एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, फिर भी वो कह रहे 3 में तकसीम कर दो, वरना आमतौर पे ऑफिस के खर्चे हम एडमिन में लेके जाते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस और बिजली के बिलों को भी तीनों चीजों में तोड़ना था। सबसे ज्यादा बिजली के बिल कहां आ रहे हैं? फैक्ट्री में। सैलरीज में कल पड़ा हुआ था प्रोविडेंट फंड, लेकिन आज ग्रेचुटी फंड भी पड़ा हुआ है। तो कल हमने किसको तोड़ा था? 54 को तोड़ा था। कैसे तोड़ा था? 55 और 15। अच्छा, और आज और किसको तोड़ना पड़ेगा? 44 को। तो मुझे बताएं, क्या रिटायरमेंट के वक्त आप ग्रेचुटी भी देते हैं एम्प्लॉइज को? जी बिल्कुल। क्या रिटायरमेंट के वक्त आप जो है वो ग्रेचुटी के साथ साथ पहले वाले प्रोविडेंट फंड के पैसे, प्रोविडेंट फंड भी दे रहे हैं 54 का और ग्रेचुटी भी दे रहे हैं? ऑडिटर रिम्यूनरेशन वाला कल पढ़ लिया था, डोनेशन वाला पढ़ लिया था, टैक्स वाला भी देख लेते हैं।
इसका बताएं 274 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 15। ये शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जाएंगे यार, ये बैलेंस शीट में जाएंगे, तो इसे इग्नोर करना था। और देयर आर नो अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओसीआई, ओसीआई कुछ भी नहीं है, तो ओसीआई 0 लिखेंगे। अच्छा, अब वन बाय वन चीजों को लेके चलते हैं। सेल का मुझे फाइनल वाला नोट बनवा दें, क्योंकि जो कल वाला नोट है उससे मेरा गुजारा नहीं चल रहा। कल वाले नोट में इंपोर्टेड चीजें नहीं थी, आज इंपोर्टेड चीजें भी हैं, तो सेल का प्रॉपर जरा नोट बनवा दें आज। ना ना, आप मत देख लें, मैं बना रहा हूं। सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसका सेल्स टैक्स इसमें से माइनस कर दें या एंड पे माइनस कर दें? इसमें से माइनस कर दें। कितना? 10201। अगर ट्रायल में सेल्स टैक्स और सेल डिस्काउंट नजर आ रहा हो तो इसे सेल में से माइनस कर दें। अच्छा, एक और भी सेल हो रही है हमारी, कौन सी गुड्स की? कितनी? 10। इसमें से इसका सेल्स टैक्स माइनस कर दें 53, अलग से गिवन है। अच्छा, इनको डब्बा करके आप लोग अलग अलग कैलकुलेट कर लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। डिस्काउंट किन में से माइनस करूं? ऊपर वालों में से, नीचे वालों में से, या दोनों में से? डिस्काउंट के बारे में नहीं बता रहा किसके बारे में, तो डिस्काउंट दोनों में से माइनस करेंगे। इन द एंड ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। कितना? 2594। और ये जो सेल आएगी हमारे P&L के मुंह पे चली जाएगी। तो सेल में से क्या क्या चीजें माइनस करेंगे बोलें? सेल रिटर्न, सेल्स टैक्स और ट्रेड डिस्काउंट। ये सॉल्यूशन आप जाके देखेंगे एज इट इज बना हुआ है। ये हमारा किसका नोट मुकम्मल हो गया? सेल का। कौन कौन सी गुड्स अलग अलग शो कर दी? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो बेची हैं और इंपोर्टेड गुड्स। नोट क्या करना है यार? कल हमने डिस्काउंट माइनस किया था, आज मैंने सेल्स टैक्स माइनस कर दिया। सॉल्यूशन में एज इट इज हुआ हुआ है, सॉल्यूशन में एज इट इज हुआ हुआ है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, इंपोर्टेड गुड्स के बारे में 3 लाइनें नई आ रही हैं, उनकी जगह आपने मुझे बतानी है। इंपोर्टेड गुड्स के बारे में 3 लाइनें नई आ रही हैं। ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, परचेजेस आ रही हैं, और बोलें क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो 44 जमा 658 माइनस 66, इन तीनों को जब आप कॉस्ट ऑफ सेल निकाल चुकेंगे तब नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के बाद नहीं। जब कॉस्ट ऑफ सेल बिल्कुल निकालने लगेंगे तो 3 लाइनें ऊपर डाल देनी है। जरा देख लें, 3 लाइनें ऊपर डाल देनी है। कहां पे? कॉस्ट ऑफ सेल में। तो कॉस्ट ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये तो फैक्ट्री में बना नहीं रहे ना, ये फैक्ट्री वालों में डालेंगे, ये तो नहीं बना रहे। इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड लग रहा है या ये बनी बनाई बेच रहे हैं? अच्छा, एक तो आज मैंने आपको सेल का नोट बताया, जो भाई कह रहे हैं मुझे नोट करने दें, मैंने इनको नोट नहीं करने दिया। ये पहला सेल्स टैक्स माइनस हुआ, दूसरा सेल्स टैक्स माइनस हुआ और डिस्काउंट माइनस हो गया। दूसरा नोट, कॉस्ट ऑफ सेल मुझे याद पड़ा है, कल हमने ये फिगर निकाली थी 25567, याद आ रही है फिगर? 25567 की फिगर निकाली थी। इन द एंड मेरे बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल तो ये नहीं है, ये किन की कॉस्ट ऑफ सेल है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की। इसमें एंड पे एक ऐड कर दें, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ये कॉस्ट ऑफ सेल किसकी आ गई? अब ये कॉस्ट ऑफ सेल मैन्युफैक्चर्ड की आ गई और ये कॉस्ट ऑफ सेल इंपोर्टेड की, दोनों को जमा कर दें। ये नोट 2.1 में क्या लिखा हुआ है? सैलरीज में 30 मिलियन पड़ा हुआ है प्रोविडेंट फंड और 24 मिलियन पड़ा हुआ है। कल एक चीज पड़ी हुई थी, आज 2 क्यों है? 2 आ गई, क्योंकि आज 2 चीजें आ गई ना। आज हम एम्प्लॉयज को क्या क्या दे रहे हैं? प्रोविडेंट फंड के पैसे भी दे रहे हैं और ग्रेचुटी फंड के पैसे भी दे रहे हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, ऑडिटर रिम्यूनरेशन है, अदर एक्सपेंसेस में डोनेशन है, डोनेशन के नोट की दुम है, अदर इनकम है, फाइनेंस कॉस्ट है और करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स है। क्लियर हो गया? दिस क्वेश्चन इज मुकम्मल नाउ। अब आप मुझे ये बता दें कि टैक्स की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, फिर हम क्लास खत्म करें। द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 1440। सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट या प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट कितने से? ये क्या लिखा हुआ है? आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स। वो जो करंट टैक्स में वर्किंग्स नहीं होती हैं, ऐड लेस वाली चीजें, तो टैक्स चार्जेस फॉर द ईयर इज 1440।
द TTDs originated in the year over last year। ये तो उसने IS 12 की घुमाई फिरा के को मारने की कोशिश की है। द TTDs originated in the year over last year। ना ना ना, मैं आपको तंग करूंगा। TTDs originated in the year over last year। इधर देखें, ये मेरी DTL/A एज ऑन मिसाल के तौर पे 31/12/14 है। ये मेरी DTL/A एज ऑन 31/12/15 है। ठीक है। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। TTD के बेटे का नाम, TTD के बेटे का नाम DTL। अब आप मुझे बता दें, अगर मैं 50 पे रेट लगाऊंगा, इधर देखें ना, अगर मैं 50 पे रेट लगाऊंगा टैक्स का, तो ये ब्रॉड डाउन आ जाएगा डेफर्ड टैक्स अकाउंट का। और अगर मैं 60 पे रेट लगाऊंगा टैक्स का, तो ये कैरी डाउन आ जाएगा। मैं एक फिक्रा बोल सकता हूं, TTDs originated in year over last year by 10। TTDs originated in the year over last year are 10। और ये जो 10 होगा, अब मुझे BD कैरी डाउन देगा या DT देगा? मुझे बताएं, इस 50 पे मैं टैक्स रेट लगाऊंगा तो ये BD आ जाएगा, इस 60 पे टैक्स रेट लगाऊंगा CD आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 50 और 60 का डिफरेंस लेके 10 पे रेट लगाना चाहूं तो ये BD आएगा, CD आएगा या BD CD का डिफरेंस आएगा? अगर ये TTD ब्रॉड डाउन है और ये TTD कैरी डाउन है, तो ये DTL ब्रॉड डाउन और DTL कैरी डाउन है। अब अगर मुझे TTD इसका डिफरेंस दे दें तो DT ही आ जाएगा। शायद इसलिए DT मेरे से निकलवा रहा है कि P&L का सवाल है। अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो शायद कैरी डाउन का डेटा भी देता, मेरे से डायरेक्ट DT निकलवाना चाह रहे हैं। जरा फिक्रा पढ़े, इंग्लिश का समझ आ रहा है। द TTDs एज ऑन, नहीं 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 नहीं, एज ऑन नहीं, द TTDs एज ऑन, नहीं 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 नहीं, एज ऑन नहीं, ओरिजिनेटेड इन द ईयर ओवर। इसको अकाउंटिंग के टीचर कहते थे इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय कितने से बढ़ गए? अब बता दें, TTD अगर बढ़ गए तो TTD बढ़ने से DTL बढ़ेगा। DTL बढ़ने की कोई बच्चा क्लास में एंट्री बता दे तो TE डेबिट होगा। बता दें, रेट लगा के करूं या रेट लगाए बगैर एंट्री कर दूं? ये 50 और 60 मैंने एज्यूम किया या 50 और 60 सवाल में गिवन था? एज्यूम किया है। लेकिन मेरे 50 और 60 का डिफरेंस 10 आ रहा है, सवाल वाले के डिफरेंस कितना आ रहा है? 3120। 3120 अगर लूंगा तो ये TTD होगा। मुझे TTD चाहिए या फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए? TTDs का डिफरेंस, दोनों सालों के TTDs का डिफरेंस अवेलेबल है। अब मैंने रेट लगा के सिर्फ क्या निकालना है? 3320 इंटू 35%, 109। चलें जी, इसको इंशाल्लाह ना मैं कल दोबारा समझाऊंगा। इसको कल दोबारा समझाएंगे, याद कराइएगा। पता नहीं क्या सोचा हुआ था आज क्या करना है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। कोई आधे पौने की चीज़ें और करानी थी, अब वो नहीं हो सकी क्योंकि होमवर्क के सवालों पे बड़ा टाइम लग गया। तो आज हमने क्या सीखे? सिर्फ एक तो वो ऑयल प्राइसेस वाली बात थी, बस IFRS 9 में और कोई नई चीज़ नहीं सीखी। दूसरी, फाइनल अकाउंट में सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को सेल में से क्या करना है? माइनस करना है। अगली बात क्या सीखी? सेल्स टैक्स, सेल डिस्काउंट और सेल रिटर्न को। और तो कोई बात नहीं सीखी। एडमिन, सेलिंग, फाइनेंस में किन चीजों ने जाना है? लीगल एक्सपेंसेस अगर सेलिंग से रिलेट हों तो सवाल बता देगा, वरना बाय डिफॉल्ट लीगल एक्सपेंसेस को कहां डालना है? एडमिन में। आप लोगों को भागने से बचाने के लिए मैंने ये सोचा है कि पार्ट ए हम एंड कर दिया करेंगे। पार्ट ए एंड कर दो, भी टाइम पता है मुझे, पता है।